हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के नए लेक्चर के साथ में। और आज हम लोग, हालांकि अगर याद दिलाएं तो अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स का एडवर्ब क्लाउज। थर्ड टॉपिक है कॉम्प्लेक्स का, ही है एडवर्ब क्लाउज। और एडवर्ब क्लाउज में हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़े थे, उसके अंदर भी दो होते हैं। हमने बताया था नाउन 9 प्रकार के होते हैं, तो हमने दो पढ़े थे। पहला एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस। और आज हम उसी के आगे पढ़ने वाले हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है, तो चलिए एडवर्ब ऑफ रीजन, ज्यादा समय न लेते हुए, तो आज का टॉपिक है आपका कॉम्प्लेक्स का एडवर्ब क्लाउज, और उसी के अंतर्गत तीसरा है एडवर्ब ऑफ रीजन। मींस इसका होता है, इसका यूज करेंगे हम लोग कारण के लिए। किसके लिए? कारण के लिए। इसी को हमने लिखा था उसके आगे सभी में, तो यहां पे भी लिखेंगे शोइंग रीजन। क्या लिखेंगे? शोइंग रीजन। अगर याद हो, अगर पीछे वाला वीडियो देखे होगे तो हमने एक कॉन्सेप्ट लिखा था। क्या लिखा था? कि V1 V2 को दोहराना है ना। V1 और V2 को दोहराते हुए अंतर स्पष्ट करना है और हमको फिर कंजक्शन लगाना है। यही कॉन्सेप्ट लिखा था ना कुछ। ठीक है, तो वो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। V1 और V2 को दोहराना है, ठीक है, और फिर आपको कंजक्शन लगाना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में एडवर्ब क्लाउज से बनाने के लिए हमको कंजक्शन लगाना है। ठीक है, तो चलिए अब यहां पे एडवर्ब ऑफ रीजन, तो सबसे पहले हम लोग यहां पे पहचान की बात करेंगे। तो सेंटेंस में आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहला हो सकता है आपका वेरी लिखा हो। ठीक है, अगर वेरी ना लिखा हो तो आपको क्वेश्चन करना है। क्या करना है? क्वेश्चन करना है। किसका? भाई का। ठीक है, भाई का क्वेश्चन करना है। ठीक है, वेरी या क्वेश्चन कर लेना, ये आपकी पहचान है। अब कंजक्शन की हम बात कर लेते हैं। तो कंजक्शन में आपका पहला कंजक्शन आता है बिकॉज। कौन सा आता है? बिकॉज। और दूसरा कंजक्शन आता है आपका सिंस। ये दो है। इसका मतलब होता है क्योंकि। क्या होता है? क्योंकि। और इसका मतलब होता है चूंकि। ठीक है, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, और सिंस का मतलब होता है चूंकि। अब देखो बेटा, बिकॉज का हम लोग यूज कैसे करेंगे? तो बिकॉज जब लगाएंगे तो सेंटेंस जो होगा हम 90% उल्टा करेंगे। सेंटेंस को क्या करेंगे? 90% उल्टा करके बनाएंगे। मतलब जब हमको कंजक्शन बिकॉज लगाना होगा और सेंटेंस में जब हमको लगाना है तो 90% सेंटेंस को उल्टा कर देंगे। बच कितना रहा है? 10%। और 10% आपको चेक करना है। ऐसा तो नहीं कि उसने ऑलरेडी उल्टा करके रख दिया और तुम दोबारा फिर से उल्टा कर दो, है ना। तो ये आपको चेक करना है। तो 90% उल्टा। और सबसे ज्यादा आपका यूज होगा अगर एडवर्ब ऑफ रीजन में, तो बिकॉज यूज होगा। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए एडवर्ब ऑफ रीजन में पहचान क्या होगी? वेरी, नहीं तो फिर आप क्वेश्चन करेंगे। और कंजक्शन आपका पहला बिकॉज है, दूसरा है सिंस। अब देखिए बनाते कैसे हैं वो देखिए। अब देखिए जैसे कुछ सेंटेंस हैं। पहला है ही इज वीक। दूसरा है उसी के आगे आई शैल टीच हिम। ठीक, सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? ही इज वीक और आई शैल टीच हिम। अब करें इसका कॉम्प्लेक्स बनाइए। तो हमने कल के वीडियो में हमने बताया था आपको कि यदि पहचान है तो या तो नाउन क्लाउज होगा या तो एडजेक्टिव क्लाउज होगा, और या तो कुछ इसी में भी कुछ टॉपिक होंगे जहां पे पहचाने आपको मिलेंगी। और अगर पहचान नहीं है तो समझ जाना एडवर्ब क्लाउज है। और एडवर्ब क्लाउज में हमने कॉन्सेप्ट का लिखवाया था कि अगर हमको कॉम्प्लेक्स मतलब बनाना है किसका प्रयोग करके? एडवर्ब क्लाउज का। तो दोनों क्रियाओं को मतलब V1 और V2 को दोहराना है और दोहराते हुए कंजक्शन लगाना है। ये तो बताया था हमने। तो चलिए अब यहां पे बेटा पहचान तो दी नहीं है, तो यहां पे देखते हैं। कमजोर है, V1 और V2 दोहराएं, पढ़ाऊंगा। कमजोर है, पढ़ाऊंगा। तो कमजोर है क्यों? कोई तो रीजन नहीं निकला। लेकिन पढ़ाऊंगा क्यों? क्योंकि वह
कमजोर है। और अभी हमने यही तो कहा था ना कि क्वेश्चन करते हैं, तो इससे नहीं मिला, लेकिन इससे हमने क्या कहा, पढ़ाऊंगा क्योंकि वह कमजोर है। और याद रखना कि कॉम्प्लेक्स बनाते समय जिसमें कंजक्शन जुड़ रहा हो वो सेंटेंस हमेशा बाद में लिखेंगे। अब जरा देखिए बेटा, हमने क्या कहा, क्योंकि वह कमजोर है। बेटा इसमें क्योंकि जुड़ रहा है, और जिसमें कंजक्शन जुड़ता है वो हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। और वैसे भी हमने कहा था 90% उल्टा, उल्टा कर लें, ठीक। तो यहां पे बनेगा हमारा आई शैल टीच हिम, ठीक। और फिर कंजक्शन हमारा लगेगा बिकॉज, और उसके बाद में सेंटेंस दूसरा हो जाएगा ही इज वीक, ही इज वीक। बन गया कि नहीं। तो आई शैल टीच हिम बिकॉज ही इज वीक। एक और देख लीजिएगा, जैसे द टी इज वेरी हॉट, द टी इज वेरी हॉट फुल स्टॉप, आई कैन नॉट ड्रिंक इट। यह सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द टी इज वेरी हॉट, और दूसरा है आई कैन नॉट ड्रिंक इट। क्या इसका बनाइए जरा कॉम्प्लेक्स। तो अब देखो बेटा गौर से, क्या आया है, वेरी। अभी हमने क्या कहा, वेरी होगा या तो फिर क्वेश्चन कर लेंगे। वेरी मिला, बोलो। अब वेरी आ गया है तो इसका मतलब है आपका बिकॉज बनेगा। और याद रखना कि वेरी आने पे आपका है कि अभी आगे इसी के नंबर पे आएगा एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, तो आप रिजल्ट से भी बना सकते हैं, वहां पे हम आपको दूसरे तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, वेरी हो गया। अब वेरी देखो पहचान में आया कि नहीं आया। अगर वेरी और सो मिल जाए तो याद रखना या तो रीजन से बनेगा या तो एडवर्ब ऑफ रिजल्ट से बनेगा। बनेगा नहीं, बिल्कुल 100% श्योर है, बनेगा ही, या तो है ही नहीं। मतलब कि दोनों से बना सकते हैं, चाहे इससे बनाइए चाहे इससे बना लीजिए। मतलब एडवर्ब ऑफ रिजल्ट से बनाइए और या तो फिर रीजन से बनाइए, कोई दिक्कत। चलिए अभी हम उससे भी बना देंगे, चलिए बना देते हैं उससे भी। अब पहले इससे बनाते हैं। तो बिकॉज हमको पता चल गया, हमने अब बिकॉज का यूज कैसे करते हैं, 90% उल्टा। एक बार चेक कर ले कहीं ऐसा तो नहीं पहले से उसने उल्टा करके रख दिया हो। तो चलिए क्वेश्चन कर लें तब हमारा क्लियर हो जाएगा। देखो बहुत गर्म है, इससे तो कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं पी सकता क्योंकि, देखो क्योंकि इसमें आ रहा है। और हमने भी क्या बताया, जिसमें कंजक्शन जुड़ता है वो हमेशा बाद में लिखा जाता है। बेटा इसमें जुड़ रहा है, इसको उधर फेंक दो, इसको उधर पटक दो, है ना। तो लिखेंगे आई कैन नॉट ड्रिंक, ठीक। अब बेटा इट किसके लिए आया है, चाय के लिए, तो यहां पे लिखेंगे ड्रिंक टी। आई कैन नॉट ड्रिंक टी बिकॉज, अब ये ना समझ में आ रही होगी यहां पे टी क्यों कर दिया, क्योंकि नियम होता है कि यदि किसी प्रोनाउन का नाउन आया है तो सबसे पहले हम नाउन लिखते हैं और उसके बाद प्रोनाउन लिखते हैं। तो बेटा अब यहां पे समझ में आ गया ना, इट, इट के लिए देखो इट का नाउन ये आया हुआ है, जिससे पहले नाउन, और अब जब ये लिखेंगे तो इसकी जगह पे प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे इट इज वेरी हॉट, इट इज वेरी हॉट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। क्या बनेगा, आई कैन नॉट ड्रिंक टी या द टी बिकॉज इट इज वेरी हॉट। आया समझ में, बोलो कोई दिक्कत। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे देखते हैं। हो गया ना। चलिए ये वाला एडवर्ब ऑफ रीजन समझ में आया, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करना, हम आपको फिर से बताएंगे, ठीक है। अब एडवर्ब ऑफ रीजन के बाद उसके बाद आता है आपका एडवर्ब ऑफ कंडीशन, ठीक है। कौन सा आता है, एडवर्ब ऑफ कंडीशन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ कंडीशन। मतलब क्या बोलेंगे यहां पे, शर्त के लिए, ठीक है। इसी को हम लिख सकते हैं, बोलो सोइंग कंडीशन, सोइंग कंडीशन, ठीक है, कंडीशन, ठीक। चलिए अब
एडवर्ब ऑफ कंडीशन में, एडवर्ब ऑफ कंडीशन में हमको क्या पढ़ना है, शर्त वाली जहां पे बातें हो, है ना, इसी को हम लोग शर्त के लिए हम देखो लिख भी दिया है शॉर्ट में, और नहीं तो बोलेंगे शोइंग कंडीशन। ठीक, अब इसकी हम सबसे पहले जांच कर लेते हैं या जानते हैं हम लोग पहचान क्या होगी इसकी, कैसे पहचानेंगे कि यहां पे हमारा एडवर्ब ऑफ कंडीशन लगने वाला है। तो देखिए भैया, सेंटेंस फर्स्ट एंड सेंटेंस सेकेंड, पहला सेंटेंस जो होगा या आपका इंपरेटिव होगा या ऑलरेडी वो आपको कोई असर्टिव सेंटेंस लिख दिया होगा। ठीक है, असर्टिव हो सकता है या तो ऑलरेडी तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, असर्टिव होगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, सेंटेंस फर्स्ट इंपरेटिव सेंटेंस हो सकता है, इंपरेटिव सेंटेंस हो सकता है या असर्टिव या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो सकता है। ठीक है, और सेंटेंस सेकेंड, सेंटेंस सेकेंड 100% श्योर है कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। कैसा होगा, ये आपका 100% फिक्स है। फ्यूचर इंडेफिनिट मिल भर जाए सेंटेंस में, किसी कोई एक सेंटेंस तुम्हारा फ्यूचर, इसी को अगर शॉर्ट में बोलना चाहो भैया तो शॉर्ट में आप पहचान बोल सकते हैं क्या, कि सेंटेंस फर्स्ट या सेंटेंस सेकेंड किसी एक सेंटेंस या कोई एक सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, कोई एक सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। ठीक, चाहे ये कह दीजिए और चाहे ये कह दीजिए, दोनों सही है, कोई दिक्कत, बोलो। तो ये पहचान किसकी है, एडवर्ब ऑफ कंडीशन की। एडवर्ब ऑफ कंडीशन कब लगाएंगे, तो बोलेंगे सेंटेंस फर्स्ट या तो वो इंपरेटिव सेंटेंस होगा या तो असर्टिव या हो सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले से लिख रखा हो। ठीक, और दूसरा सेंटेंस 100% फिक्स है कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं है तो फिर आप लोग माइंड से इसको हटा देना। इसी को शॉर्ट में हमने बोल दिया है कि सेंटेंस फर्स्ट या सेंटेंस सेकंड किसी एक सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जरूर होगा। ठीक है, चलिए, इतना पता होने के बाद में आपको क्या करना है, कंजक्शन देखना है इसके। तो कंजक्शन क्या है, तो पहला कंजक्शन आता है इफ। इफ मीन्स होता है यदि, हालांकि इसमें दो होंगे मेन, क्योंकि मेन बता रहे हैं, तो दो होंगे, एक इफ होगा एक अनलेस होगा। ठीक है, लेकिन हम आपको इफ बताएंगे और अनलेस को भी बताएंगे, इसको छोटा करके आपको सरल करते जाएंगे हर एक चीज को। इफ, इफ मीन्स यदि। अब इसका यूज कैसे करेंगे वो बहुत जरूरी है, तो लिखेंगे इफ और प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो ये जो दो चीजें तुम्हारी लिखी है, ये इंपरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस, इसको आपको चेंज करना है। इसको आपको किसमें क्या करना है, चेंज करना है, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब यह हुआ कि अगर सेंटेंस इंपरेटिव है या कोई असर्टिव लिखा हुआ है तो नियम इधर क्या कहता है कि अब आप लोगों ने कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ा भी होगा कि इफ के बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं। तो इसीलिए हमने कह दिया आपको कि इंपरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस यदि लिखा है और जब इफ लगाएंगे तो उसको आप चेंज कर देंगे किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। V5 मीन्स होता है यहां पे वर्ब में यस या ईएस। ठीक है, तो इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद में आपको कामा लगाना है और फिर लिख देना है फ्यूचर इंडेफिनिट। इससे क्या पता चला स्ट्रक्चर से, बोलो, इससे स्ट्रक्चर से यह पता चला कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा वो हमेशा कहां लिखा जाएगा, पीछे लिखा जाएगा, लास्ट में लिखा जाएगा, और जो शेष बचा होगा सेंटेंस उसको इफ से जोड़ते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देंगे। ठीक है, अब यहां पे हमने बात की थी अनलेस की, तो अनलेस हमने क्यों नहीं लिखा, तो इसके लिए यहां पे एक नोट लगाएंगे, लिखेंगे इफ इज इक्वल टू अनलेस। ये नियम में बराबर होता है लेकिन अर्थ में बराबर
नहीं होता। नियम में कैसे बराबर होता है, इसलिए हमने इसको बराबर क्यों किया, क्योंकि इफ के बाद भी प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है और अनलेस के बाद भी प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। ठीक है, इसलिए हमने यहां पे लिखा। फिलहाल अर्थ की अगर बात करें तो इफ का मतलब तो जान ही गए हो, और इसका मतलब होता है जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं। इसके साथ में नॉट और नेवर का प्रयोग नहीं करेंगे, और इसके साथ नॉट और नेवर जो भी लगाना हो लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत? इसके साथ में नॉट और नेवर का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ आप नॉट और नेवर का प्रयोग कतई ना करना। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे हम लोग देखते हैं कुछ सेंटेंस इसके। ठीक है, हो गया ना? चलिए, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत? अब इससे संबंधित हम लोग कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, ज्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा और इसके टॉपिक बहुत है इसी के अंदर। जैसे वर्क हार्ड, फुल स्टॉप, यू विल पास। वर्क हार्ड, यू विल पास। करें इसका कॉम्प्लेक्स बनाइए। क्या बनाइए? कॉम्प्लेक्स। तो देखो बेटा, हमने अभी पहचान क्या बताई कि सेंटेंस फर्स्ट जो होगा इंपरेटिव सेंटेंस होगा या असर्टिव होगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। फर्स्ट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको इतना ध्यान देना है। सेंटेंस सेकंड जो होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, ये 100% फिक्स है। चेक करो कोई एक सेंटेंस। अब देखो, हमने शॉर्ट में भी बोला था कि कोई एक सेंटेंस है ना, किस में होना चाहिए? फ्यूचर इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो देखो जरा गौर से, फ्यूचर इंडेफिनिट में आया कि नहीं आया? आया ना? जब फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो हमको पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स जो है वो एडवर्ब ऑफ कंडीशन से बनेगा। किससे बनेगा? एडवर्ब क्लाउज के चौथा जो टॉपिक है आपका, यहां पे चौथा डाल लेना। चौथा टॉपिक जो होगा आपका एडवर्ब ऑफ कंडीशन, हम एडवर्ब ऑफ कंडीशन से ही बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब इसको बनाते हैं। तो अब हमको पता है एडवर्ब ऑफ कंडीशन से बनाना। एडवर्ब ऑफ कंडीशन में हमको एक ही नियम पता है, कौन सा? इफ का। और इफ ऐसे बनाओ चाहे अनलेस से, बस नोट आपका बराबर रहेगा। वो आपको ध्यान देना है कि कितना चेंजेस है। कि इफ वाले में हमने बताया नॉट और नेवर लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है, लेकिन अनलेस में आप क्या है कि नॉट और नेवर का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, बस इतना अंतर होता है, और अर्थ में तो भी अंतर होता है। अब देखिए सूत्र क्या कहता है इफ वाला, लिखेंगे इफ। चलो लिख लो, इफ लिख लिया। अब उसके बाद कह रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब, अब बात आती है सर किसका प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया जाए? दो सेंटेंस लिखे हैं, दो में किसका बनाया जाए? तो इधर देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कह रहा है मुझको तो बाद में लिखना। अब इसको तो हमें बाद में लिखना है, तो बचा कौन? वर्क हार्ड। इसको आप बना दीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ना समझ पा रहे, देखो हमने इधर साफ साफ लिखा था कि इंपरेटिव सेंटेंस यदि आया है तो उसको आप चेंज कर देंगे किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक, तो देखो वही इंपरेटिव को प्रेजेंट में चेंज करेंगे। सूत्र क्या लिखा है? सब्जेक्ट। अब इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा होता है, और हालांकि यू आया भी है इधर, तो लिखेंगे यू। तो इफ यू, फिर V1 या V5। तो V1 हमने बताया कि V1 होता है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, V5 होता है क्रिया में यस या ईएस। अब ये कब लगता है? सिंगुलर के लिए लगता है, और V1 जो होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए लगता है। बेटा यू सिंगुलर की प्लूरल होता है, तो यहाँ पे मतलब वर्क का वर्क ही रहेगा, प्लस अदर वर्ड मतलब हार्ड। ठीक, तो बन जाएगा इफ यू वर्क हार्ड, फिर कामा कह रहा है तो कामा ठोक दीजिए। ठीक, अब उसके बाद में फ्यूचर इंडेफिनिट मांग रहा है, तो क्या लिखा हुआ है? यू विल पास। यू विल पास। देखो बन गया कि नहीं बन गया? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए तो हमने इस सेंटेंस को कैसे बनाया? वर्क हार्ड यू विल पास, तो बनेगा इफ यू वर्क हार्ड, और इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। ठीक, कोई दिक्कत? एक और देख लीजिएगा, लिख दे यू वर्क हार्ड। यू वर्क हार्ड, और यू वर्क हार्ड को चेंज कर देते हैं क्योंकि सेम सेम हो जाएगा फिर ऊपर, है ना, कुछ अलग करते हैं।
लर्न योर लेसन्स, लर्न योर लेसन्स फुल स्टॉप, यू विल पास, यू विल पास इन द एग्जामिनेशन। ठीक, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है? लर्न योर लेसन्स, यू विल पास इन द एग्जामिनेशन। ठीक, अब इसको बनाना है तो देखो हमने पहचान आपको बताई कि किसी एक सेंटेंस में क्या होना चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट होना चाहिए, कोई एक सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में होना चाहिए, तभी आपका एडवर्ब ऑफ कंडीशन बनेगा और नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, उससे आपको बनाना नहीं है फिर। तो देखो जरा गौर से, आया तुम्हारा फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर की पहचान क्या होती है, विल या सेल प्लस V1। तो देखो विल प्लस पास आ गया, तो फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ, कंफर्म हो गया, एडवर्ब ऑफ कंडीशन से बनेगा। अब एडवर्ब ऑफ कंडीशन का स्ट्रक्चर और कंजक्शन क्या लिखा है, इफ। तो इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो लिखेंगे इफ, इफ और प्रेजेंट इंडेफिनिट किसका बनाएंगे, इसका बना लें, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये तो बाद में लिखा जाएगा। तो यू सब्जेक्ट लेंगे, फिर लिखेंगे लर्न योर लेसन्स, कामा लगाएंगे, और फ्यूचर इंडेफिनिट मांग रहा है तो उसको हम बाद में लिख देंगे। तो क्या आएगा, यू विल पास, यू विल पास इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन। आया? ठीक, ये आपका बन के तैयार हो जाएगा, लर्न योर लेसन यू विल पास इन द एग्जामिनेशन। तो बनेगा इफ यू लर्न योर लेसन, इफ यू लर्न योर लेसन कामा यू विल पास इन द एग्जामिनेशन। कुछ आ रहा है समझ में? अगर आ रहा हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे हम लोग देखते हैं अगला, उसी के आगे 5वां नंबर हो गया ना भैया। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, 5वां नंबर है एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। अब आपका अगला नंबर है एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। कौन सा है? एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। ठीक, अब एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन में हम लोग लिखेंगे क्या, तुलना के लिए। किसके लिए? तुलना के लिए। ठीक है, इसी को हम लिखेंगे शोइंग कंपैरिजन, शोइंग कंपैरिजन। ठीक है, चलो एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन तुलना के लिए और शोइंग कंपैरिजन। अब इसके हम लोग पहले पहचान देखते हैं। पहचान में बोलेंगे किसी एक सेंटेंस में, किसी एक सेंटेंस में इक्वली, मोर या लेस, ये सब शब्द लिखे होंगे। किसी एक सेंटेंस में इक्वली, मोर, लेस, ऐसे वर्ड आए होंगे। और जब ऐसे वर्ड आ जाएं तो बस दिमाग में आ जाना चाहिए, अगर कह दे कॉम्प्लेक्स बनाओ तो समझ जाना एडवर्ब क्लाउज में आपका एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन एक टॉपिक है, उसी के अंदर नंबर है, हम उसी से बनाएंगे। अब हमको इतना पता चल गया तो सबसे पहले हम इसकी कंजक्शन की बात कर लेते हैं। तो कंजक्शन इसका होगा पहला एज डॉट डॉट एज, या इसी को बोलेंगे सो डॉट डॉट एज। ठीक, पहला कंजक्शन है आपका। फिर उसके बाद इनका पहले यूज हम लोग देख लेते हैं कि इनका प्रयोग कैसे करते हैं, है ना। तो लिखेंगे सब्जेक्ट, अब यहां पे कैसे यूज करना है वो जानना है आपको। तो सब्जेक्ट सेकेंड प्लस हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जैसा भी हो, उसके बाद में लिखना है एज डॉट डॉट एज या सो, इसी में एज। ठीक है,
इसको अलग अलग थोड़ा सा और साफ अच्छे से लिख देते हैं। सब्जेक्ट सेकेंड प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस एज डॉट डॉट एज या सो डॉट डॉट एज। यहां पे जो डॉट डॉट है यहां पे आपको भरना है एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और फिर उसके बाद में आपको लिख देना है सब्जेक्ट फर्स्ट। ठीक, ये एक हो गया आपका। और दूसरा आपका आता है देन। ठीक, देन का मतलब होता है कि अपेक्षा। ठीक है, ये कंजक्शन है। इसका भी यूज होता है सेम ऐसे ही होता है। ठीक है, बट डिग्री की जगह पे आप यहाँ पे लास्ट में जब एडजेक्टिव यहाँ पे जैसे लिखे हो ये चीज, तो यहाँ पे आ जाएगा एडजेक्टिव का सेकेंड फॉर्म जैसा भी लिखा होता है, और उसके बाद में देन लगाने के बाद सब्जेक्ट फर्स्ट आ जाएगा। ये सेकेंड का, इसमें सीधा सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, अधिकतर आपका इसका यूज करना है, आपको परेशान नहीं होना है, आप इसी से बनाइए ज्यादा करके, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए इससे संबंधित हम लोग कुछ सेंटेंस देखते हैं। जैसे हमने लिखा सीता इज ब्यूटीफुल, सीता इज ब्यूटीफुल, फुल स्टॉप, सरला इज इक्वली ब्यूटीफुल, इक्वली ब्यूटीफुल। क्या लिखा है? सीता इज ब्यूटीफुल, और दूसरा सेंटेंस उसी में लिखा हुआ है सरला इज इक्वली ब्यूटीफुल। चलिए, सेंटेंस को जब हमने गौर से पढ़ा तो हमको एक शब्द मिला, कौन सा? इक्वली। और जब हमको इक्वली शब्द मिला तो हमारे माइंड ने क्या कहा? कि एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन से बनेगा, अगर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो। अब एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन में हमारा कंजक्शन आता है एज या देन, मतलब पॉजिटिव डिग्री से बना सकते हैं या कॉम्परेटिव डिग्री से बना सकते हैं। तो चलिए, अब हमने क्या कहा, सबसे ज्यादा स्टार इसमें लगाया तो हमने बोलेंगे इससे से बनाइए। क्या करा? सब्जेक्ट सेकेंड, सब्जेक्ट सेकेंड क्या है? सरला। उठाओ इसको, सरला को यहां से, ठीक है, तो सरला। अब उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो भी है तो यहां पे लिखेंगे इज। फिर देखो कह रहा एज और या सो एज, तो अंतर क्या है? तो ये वाला लगेगा अफर्मेटिव के लिए और ये वाला लगेगा निगेटिव के लिए। तो फिलहाल अफर्मेटिव है तो एज का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? तो लिखेंगे एज और फिर एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म, एडजेक्टिव क्या आया है? ब्यूटीफुल। क्या आया है? ब्यूटीफुल। और फिर से लिखेंगे एज और प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट, क्या है? सीता। क्या लिखा हुआ है? अब देखो किताबों में आपको हो सकता है ऐसे इज लगा हो, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होना। इसका मतलब ये होता है कि इज लगाने से ये पता चलता है कि नहीं, ये सब्जेक्ट की कंपेयर सब्जेक्ट से की गई है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब या बी वर्ब जो भी होती है उनके पहले अगर लिखा होता है जो सब्जेक्ट होता है, और इधर भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से की गई है। ठीक है, ये इसलिए क्या? क्योंकि नाम जो होता है उनका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव रूप, जो सब्जेक्टिव रूप और ऑब्जेक्टिव रूप सेम होता है। यू का भी हमारा सब्जेक्ट वही होता है और ऑब्जेक्ट भी वही होता है, तो कुछ चीजें जो होती हैं तो वहां पे दर्शाने के लिए हम लोग यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो क्या बनेगा? सरला इज एज ब्यूटीफुल एज सीता। ठीक, अब एक और देख लेते हैं सेंटेंस। राम इज हैंडसम, श्याम इज इक्वली हैंडसम। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? राम इज हैंडसम, दूसरा है श्याम इज इक्वली हैंडसम। अब देखो बेटा गौर से देखो, ये क्या आया है? इक्वली, और इक्वली के लिए ये स्ट्रक्चर लिखा है सब्जेक्ट सेकेंड। सब्जेक्ट सेकेंड क्या है? श्याम, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग श्याम। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या बी वर्ब जो भी आई है तो इज। ठीक है, अब उसके बाद अफर्मेटिव है तो एज। फिर एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म मतलब हैंडसम। कौन सा सम? हैंडसम। ठीक है, और उसके बाद में एज और फिर सब्जेक्ट फर्स्ट मतलब राम, और चाहो तो इज लिख सकते हो, कोई दिक्कत? तो अब यहां पे देखिए एक सेंटेंस और देख लीजिएगा, जैसे लीला इज मोर इंटेलिजेंट, लीला इज मोर इंटेलिजेंट
फुल स्टॉप, आई एम लेस इंटेलिजेंट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, लीला इज मोर इंटेलिजेंट और आई एम लेस इंटेलिजेंट कह रहा है। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स बनाइए, तो कॉम्प्लेक्स देखो यहां पे मोर और लेस, ये देखो आया, इसका मतलब है कंडीशन कंपैरिजन से आप बना लीजिए। अब देखो इसका प्रयोग कर सकते हैं तो सीधा हो जाएगा, कैसे, इतनी देखो कॉम्पिटिटिव डिग्री पूरी लिखी है, बोलो, और उसके बाद यहां पे अगर देन लगा दोगे, क्या लगा दोगे, देन, और इतना हटा दीजिए, ठीक, काम खत्म। तो बन जाएगा लीला इज मोर इंटेलिजेंट देन आई एम या आई। ठीक, अगर दूसरे तरीके से बनाना चाहते हो तो दूसरे तरीके से भी आपका बनेगा। हमने अब इससे बनाना चाहते हो अगर, तो बनाओ इससे, क्या है, सब्जेक्ट सेकेंड आई, उठा लो आई, फिर हेल्पिंग और बी वर्ब, तो आई के अनुसार एम लगेगा, लगा लो। अब लेस जो होता है वो नॉट के बराबर होता है, नॉट लगा दीजिए इसमें, क्योंकि लेस पॉजिटिव में नहीं लगता है। ठीक, तो लेट को हटाइए, लेस को हटाइए और नॉट लगा दीजिए, नॉट लग गया। अब जैसे ही नेगेटिव आया तो सो लग जाएगा पहले, तो यहां पे लिखेंगे सो, फिर एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म मतलब इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, और उसके बाद में एज और सब्जेक्ट फर्स्ट मतलब लीला, क्या लगेगा, लीला। देखो बन गया कि नहीं बन गया। तो दो तरीके से हमने बताया सेंटेंस को, कैसे, लीला इज मोर इंटेलिजेंट देन आई एम, पहला सेंटेंस ये बनेगा, और दूसरा यदि बनाना चाहते हो सामने लिखा हुआ है आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज लीला। कोई दिक्कत, बोलो। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। चलिए, तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए अब इसके आगे का हम लोग अगली क्लास में देखते हैं, ठीक है। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।